Okay. Overview of the listing obligation and disclosure requirement regulation 2015. चलो start with the first. डेफिनेशंस दिए हुए उन्होंने, तो वो डेफिनेशंस गो थ्रू करेंगे. लिस्टेड एंटिटी का डेफिनेशन क्या है? लिस्टेड एंटिटी का डेफिनेशन है, इट मींस अ लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इशूड बाय डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज अंडर द स्कीम मैनेज्ड बाय इट अकॉर्डिंग विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द एंटिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. Designated security means the specified securities, non-convertible debt and non-convertible redeemable share, perpetual debt, perpetual cumulative preferences and depository receipt. तो ये आपके definitions है ना. इसमें आपको लिस्टिंग के ऑब्लिगेशंस कंप्लाई करने और लिस्टिंग के अलग अलग ऐसे कितने ऑब्लिगेशंस है? तो 5 ऑब्लिगेशन है. वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड इवन बस. इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा. तो ये इवेंट बेस पूछेंगे, ईयरली पूछेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या वन टाइम. वो नहीं, वन टाइम भी पूछ चुके हैं एक बार, हाफ ईयरली भी पूछ चुके हैं, इवेंट बेस भी पूछ चुके हैं. बट डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस पे. अगर मेहनत करोगे तो 5 मार्क तुम्हारे. ओके. वन टाइम कंप्लायंसेस की अगर हम लोग बात करें तो वन टाइम कंप्लायंस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. मैं मेरी नोट्स में कुछ ज़्यादा कंप्लायंसेस दिए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर. ओके. आपको क्या करना है? वन टाइम कंप्लायंस में पहले कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है. कंपनी सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट करना है आपको? तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है फॉर द कंप्लायंस ऑफिसर. तो पहला अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो कि एक सीएस रहेगा, आरटीए एंड एसटीए, इनमें से एक अपॉइंटमेंट करना है आपको. देन आपको एक रेम्यूनरेशन कमेटी अपॉइंट करनी है. रेम्यूनरेशन कमेटी के अलावा आपको क्या डिसाइड करना है? वहाँ पे एक ऑडिट कमेटी बनानी है. ऑडिट कमेटी के अलावा आपको इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी बनानी है. और इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी के अलावा एक और नॉमिनेशन कमेटी आपको बनानी है. तो सिर्फ कमेटी बनाने के आपके जो भी रूल्स है ये सारे आपके वन टाइम कंप्लायंस में, ये नोट्स में बहुत अच्छे से लिख के दिए हैं मैंने. सिर्फ उसको याद करो, अच्छे से रिकॉल करो. क्या? कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करो, एसटी अपॉइंट करो और कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, इन्वेस्टर कमेटी एंड लास्ट विजिल मैकेनिज्म कमेटी. ये तो मेरे हिसाब से आज के आज खत्म कर ही सकते हैं यार. अभी क्या पता? चश्मा नया होगा 10 मिनिट थांबा. 30 साल की. वन टाइम से है ना सर? वन टाइम कंप्लायंस. डन. लिखा हुआ है. क्वार्टरली कंप्लायंसेस, इसमें अमेंडमेंट आ चुका है तो थोड़ा सा केयरफुली करना. अपन ने जब ये चीज़ें दिसंबर में बनाई थी तो इसके बाद ये थोड़ी सारी चीज़ें चेंज हुई. डेज, नंबर ऑफ डेज चेंज हुए. क्वार्टरली कंप्लायंस नहीं चेंज हुआ, नंबर ऑफ डेज सबमिशन चेंज हुआ. इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, मेरे पास कितने ऑलरेडी पेंडिंग कंप्लेंट है, आउटस्टैंडिंग, नए कितने आए, रिजॉल्व कितने हुए, उसको माइनस करने के बाद आज के तारीख पे आउटस्टैंडिंग कितने, इसकी एक रिपोर्ट देनी है. कितने दिन में देनी है? 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देना आपको. क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिपोर्ट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ये भी आपको देना है विद इन 21 डेज फ्रॉम ईच क्वार्टर. देन शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसने कितने शेयर लिए, किसके नंबर ऑफ शेयर बढ़े, किसके नंबर ऑफ शेयर कम हुए, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. नाउ ये तीनों को मैं क्या करो, मर्ज करो ताकि याद करने में क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए. इन्वेस्टर की कंप्लेंट, शेयर होल्डिंग का पैटर्न और उसके अलावा कंप्लायंस रिपोर्ट, ये सारी तीनों रिपोर्ट कितने करने हैं, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. देन उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, जैसे कि पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है,
इसका एक क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट देना है। मॉनिटरिंग एजेंसी एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देना आपको 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर ऑफ अ फाइनेंशियल रिजल्ट विद इन द 48 आवर। एक बार आपने 45 डेज में रिपोर्ट दे दिया ना, उसके बाद आपको 48 आवर में इसको क्या करना है, पब्लिकली प्रेजेंट करना है। तो 5 स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, 1 2 3। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट, बराबर। नाउ इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट में कौन सा, ओपनिंग कंप्लेंट कितने थे आउटस्टैंडिंग और नए कितने हैं, रिजॉल्व कितने हुए, आउटस्टैंडिंग कितने। दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज, शेयर होल्डर किसने किस शेयर ज़्यादा लिए, कुछ ने बाय किए, किसने सेल किए, कितने परसेंट के किए, कितने नंबर ऑफ शेयर के वो, और उसके अलावा आपका कंप्लायंस, बराबर, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। ये तीनों आपको सबमिट कब करना है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। उसके बाद चौथा और पांचवा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट की। फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कितने दिनों में देना है, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और एंड ऑफ द क्वार्टर के 45 डेज के बाद विद इन अ 48 आवर्स इसको पब्लिकली एडवर्टाइज करना है। तो ये 5 लिखोगे और ये 5 मार्क तुम्हारे। आपण ना तो व्हेरिएशन मॉनिटरी एजन्सीचा कॉन्ट्रॅक्ट नव्हता लिहिला. चालेल ना, तो नाही लिहिलं. ये हो गया याद अच्छे से, वन टाइम कंप्लेंट्स, क्वार्टरली कंप्लेंट्स, अभी के अभी खत्म करो तो शाम को आपको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट, अरे ये लिखा हुआ है दादा। हो पण परत मॉडेलमध्ये लिहिते. ऐसे बोलेंगे तो मेन तक रिविजन चलेगा। अहो काय 2 सेकंद और मैं नहीं चाहता कि मेन तक रिविजन जाए। मार मागून आज तर तुला भरपूर चान्स आहे। किती मंद असावं एखाद्याने, पहिले बाहेर लोकांचं काय चालतं, किती मंद असावं। हो तू महामंद आहेस। त्या तयारीवर तुम्हाला दगड मारेल ना. मग ती छत्रपती ती तू मला बोलतच नाही, तो तुला बोलते, कळत पण नाही तुला काय। किती भोळी आहे ती. तुझ्याकडे बघून बोलू. कसलं वाट। हा झाली सर. सर तुम्ही खरं सांगा, आमची कंप्लेंट तुम्ही विचार करता. मलाही मुलं फार काय सांगू ऐकलं माझी. मी असं रडत रडत घरी जातात ना. मला नाही घ्यायचं उद्या क्लास। किंवा मग सकाळी क्लासला येताना असं, आज मी नाही जात क्लास, आज माझं फोन. हो स्कूलमध्ये जाताना मोठे झाले ना. मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट डन। मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट where the listed entity appointed a monitoring agency for the utilization of public issue and right issue। हम लोग आईपीओ लेते हैं, एफपीओ लेते हैं, तो वो आईपीओ एंड एफपीओ इशू करते हैं, वो अपन पर्पस बताते हैं कि किस पर्पस के लिए अपन पैसे रेज करें। मॉनिटरिंग एजेंसी का काम है कि वो जो आईपीओ एफपीओ राइट शेयर से जो भी पैसे आए हुए हैं, क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये क्वार्टरली हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, कब, विद इन द 45 डेज। ये पॉइंट नंबर आपका 6 वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 6 आपका अलग से मॉनिटरिंग एजेंसी about utilization of funds within 45 days।
within 45 days. Done. बाद में थांबा एक मिनिट. हा, एक मिनिट. माझा पेज देखो दिला तुला तुझा पेज सर लास्ट में थोड़ा सा मार्केट सर्विलेंस वाला एक्सप्लेन करना. मार्केट सर्विस ऑफ पार्ट बी वाला. हाँ सर, पार्ट बी वाला थोड़ा सा, सिर्फ इतना सा ही पार्ट. ठीक है, करवा दो. मेरे को पिन करवाओ ना, व्हाट्सएप पे मैं भिजवाता हूँ आपको वॉइस में. ओके सर. चलो, क्वार्टरली कंप्लायंस जो है, वन टाइम कंप्लायंस जो है आप लोगों के. ओके, ये क्लास है. हाफ ईयरली तो 2 ही कंप्लायंसेस है आपके. ओके, नाउ कुछ लोग महाभाग होते हैं, उनको लगता है हाफ ईयरली कंप्लायंस का मतलब हाफ है, बट हाफ ईयरली कंप्लायंस के साथ साथ क्वार्टरली कंप्लायंस भी तो करना पड़ेगा ना. अभी तो 3 महीने खत्म हुए ना. तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. नाउ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सबमिट द स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस विद इन 30 days from the date of publication standalone and consolidated financial result of the half year, and statement of asset and liabilities of a cash flow statement on a half yearly basis. तो related party disclosure देना आपको कब? within the 30 days from the end of the half year. और दूसरा आपको statement of asset and liabilities और cash flow देना है. इन शॉर्ट क्या फाइनेंशियल रिजल्ट ही देना, स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज ये भी आपके. तो ये इसके साथ साथ क्या देना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देना है, वो भी ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस. ये 2 ही कंप्लायंसेस है. डन. ईयरली कंप्लायंस. ईयरली कंप्लायंस, कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेके आएंगे सीएस से, और ये किसको देंगे, रजिस्ट्रार टू इशू आरटीए एंड सेबी को देगा कि हम लोगों ने सारे सिक्योरिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करे कि नहीं करे हैं, वो भी 30th फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 30 अप्रैल को. दूसरा एनुअल लिस्टिंग फी. जिस स्टॉक एक्सचेंज में मेरी कंपनी के शेयर लिस्टेड है, उनको लिस्टिंग फी देनी है कब, विद इन 30 डेज. एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, देखो क्वार्टरली भी फाइनेंशियल रिजल्ट दिए थे अपन ने, हाफ ईयरली भी दिए थे, और एनुअली भी अपन रिजल्ट दे रहे. और ये कौन से, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एनुअल रिपोर्ट का मतलब आपका ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू रिपोर्ट अलोंग विद द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन द डे ऑफ डिस्पैच टू द कमिटमेंट. तो ये बेसिकली जनरली 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग ले रहता है, वहां तक ऑडिट रिपोर्ट देना है. चेंजेस इन द एनुअल रिपोर्ट विद इन द 48 आवर्स. एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, द एनुअल रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी होल्डर नॉट लेस देन 21 days फ्रॉम द मीटिंग. एंड द लास्ट वन, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट एसटीए का, दैट सारे इन हाउस रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए ना, शेयर सबके ट्रांसफर किए ना, विद इन द 30 days फ्रॉम द ट्रांसफर. इसकी भी रिपोर्ट देनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द 30 days फाइनेंशियल ईयर. अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. ये ध्यान से देखो, 1 2 3. तो सबसे पहले आपका कंप्लायंस ऑफिसर, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने कंप्लाई किए कि नहीं, कंप्लायंस सर्टिफिकेट. ओके. उसके अलावा एनुअल लिस्टिंग फीस, और एनुअल लिस्टिंग फी के अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम एसटीए कि ट्रांसफर सारे शेयर विद इन 30 days हुए कि नहीं हुए, विद इन 30 days. ये तीनों की जो रिपोर्टिंग करनी है वो कब करनी है, विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. डन.
फाइनेंशियल रिजल्ट विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आंसर को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना, नहीं तो सिर्फ मैंने जैसे लिखा है वैसे छाप के आओ। उसमें लिखो कि बाबा फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या है। पूरा जब मॅच्युअर बाकी लोकांना सांगाल आम्ही अच्छा म्हणजे हां नाही त्यातच कळलं ते ज्या पद्धतीने नाही म्हटलीस। इसीलिए क्वेश्चन आंसर का शीट दिया हुआ है ताकि आपको लेंथ पता चले, कंटेंट, लैंग्वेज कैसे लिखना है। बहुत सारा मटेरियल है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ तक आ गए? Yes, sir, done. Done, sir. आपल्या चौकात बसल्यावर आपल्या चव्हाटे पेटते त्याच्यात गप्पा मारत बसते। सकाळच्या भेटतात डन। ओके, ये 4 मैंने मेन शॉर्टकट में आपको कॉमन करवा के दिए हुए, ये बाकी वाले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला कौन सा? ऑडिट रिपोर्ट। ये नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग जानी चाहिए सबको, नॉट लेटर दैन द लेटर ऑफ डिस्पैच। चेंजेस इन द ऑडिट रिपोर्ट 48 आवर्स में, वहाँ पे भी अपन ने देखा था। देन रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी होल्डर अबाउट अ सेंड इन ऑडिट रिपोर्ट विद इन 21 डेज। तो ये एक बार कंप्लायंसेस देख लो फटाफट, फिर उसके बाद इवेंट बेस देखेंगे। वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, 4 एक बार देख लो ताकि इवेंट बेस देखें, क्योंकि इवेंट बेस बहुत सारे हैं। चलो जल्दी जल्दी। ओके, हे कसं
दिस एक compliances. मिनिट थांबा ना. एकच मिनिट. Hey, वाडी. तर या या compliances Share transfer agent. Share transfer agent. The listed entity intimate the appointment of share transfer agent within the 7 days of agreement of RT. क्या क्या? कहाँ पे? Allotment monies है वो. MONIs ना? Allotment money. यानी received कितना हो उसके records maintain कर रहे हैं. ओके, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है. पार्ट बी में अपन ने देखा हुआ है ना. उसकी अपॉइंटमेंट जैसे ही हो जाती है 7 दिन के अंदर अपन किसको इन्फॉर्म करेंगे? आरटीए को अपॉइंट करेंगे, आरटीए को इन्फॉर्म करेंगे. देन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. कंपनी के शेयर अगर लिस्ट करने हैं तो भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है और डीलिस्ट करने तो भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल करना पड़ता है. प्रायर टू द इशू ऑफ सिक्योरिटी इंटीमेशन. Prior intimation to the board meeting of a financial result quarterly, half yearly, annually to the stock exchange at least 5 days. बोर्ड मीटिंग ली जाएगी जहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली डिस्कस किए जाएंगे. तो वो बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कस करना है फाइनेंशियल रिजल्ट में उसकी नोटिस कितने दिन भेजनी चाहिए? 5 दिन पहले भेजनी चाहिए. इंटीमेशन. The prior intimation of board meeting for buyback, voluntary delisting, FPO, right share should be 2 working days from the advancement. ये कितनी बार देखा है कि विद इन द 2 days अपन पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं. यस, intimation. The listed entity shall give a prior intimation to the board meeting and the nature of the security on the date of the interest of the debenture at least 11 working days. आपके जो डिबेंचर होल्डर है इनको इंटरेस्ट देना है तो इनको रिडीम होने वाले हैं तो इनको भी उनकी नोटिस कितने 11 दिन पहले भेजनी. डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट. अगर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल इवेंट है नॉट लेटर देन 21. देन शेयर होल्डिंग पैटर्न. ये ऊपर भी अपन देखे, ये आगे भी आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 में टेक ओवर कोड में. विद इन 10 days फ्रॉम द कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और मोर अगर शेयर होल्डर का पैटर्न चेंज हो रहा है. देन इशू ऑफ सर्टिफिकेट. 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए. इंटीमेशन फॉर द लॉस ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर शेयर सर्टिफिकेट वगैरह लॉस हुआ है तो 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है. अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है तो डीमटेराइज रीमटेराइज की रिक्वेस्ट आपको कितने देने हैं? तो डीमटेराइज की 7 days और फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो 21 days. अब इवेंट बेस पे सारी चीजें पूछने वाले हैं कि आपको नहीं. आपको क्या करना है? इवेंट बेस पे सारी चीजें नहीं पूछने वाले तो आपको कोई तो भी एक 6-7 तो भी चीजें याद रखनी है. कैसे याद रखोगे? तो पहला वाला ISTA अपॉइंटमेंट इन्फॉर्म करना है 7 दिन के अंदर. दूसरा आपकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी टू डिस्कस द फाइनेंशियल रिजल्ट तो 5 दिन का नोटिस. डीलिस्टिंग का 2 दिन का. इंटीमेशन फॉर द बोर्ड मीटिंग जहाँ पे आपको इंटरेस्ट या डिबेंचर रिडीम होने वाला है 11 days. तो ये 5-6 चीजें आप क्या कर सकते हो? अच्छे से याद कर सकते हो. शेयर होल्डिंग पैटर्न विद इन 2 days. अगर पैटर्न आपका 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न या शेयर आपने होल्ड कर तो 10 days में पर 2% से ज्यादा. देन इशू ऑफ सर्टिफिकेट विद इन 30 days और लॉस ऑफ सर्टिफिकेट इन्फॉर्म कितना दिन में करना है आपको? 2 days. तो ये मेन कुछ चीजें हैं. कोई भी 7 से 8 आप अभी के अभी याद कर लो इमीडिएट. क्योंकि पूरे तो याद करने पॉसिबल है नहीं आपको तो वो बोलेंगे कोई भी 5 बता दो इवेंट बेस.
चलो शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया है आपने 7 डेज में। फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए बोर्ड मीटिंग आपकी 5 डेज में। सर्टिफिकेट इशू करना है आपको 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू करना है आपको। अगर शेयर ट्रांसफर होता है तो डेथ एंड इंसॉल्वेंसी के केस में 7 डेज में। डीलिस्टिंग वगैरह कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो तो 2 दिन के अंदर। इंटीमेशन अबाउट अल्टरेशन ऑफ योर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स रिडम्पशन 11 डेज पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज 10 डेज 2% के ऊपर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन याद रहेगा आपका। हाँ सर, तो explain करो। Key provision related to the composition of the governance. ध्यान से देखो। Composition of board of directors. The board of directors have the optimum combination of executive and non-executive director with at least one woman director and not less than 50% of the board of directors comprise of non-executive director. जितना भी board का combination है 50% executive रहेंगे, 50% non-executive रहेंगे, एक woman director compulsory होनी चाहिए। Then top 500 listed companies में तो at least one director 1 अप्रैल 2009 से होनी चाहिए, और टॉप 1000 कंपनी 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने टॉप 1000 कंपनीज के लिए भी एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर मैंडेटरी कर दिया। ना कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, चेयरमैन कैसे होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव की नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। ना इन केस एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द इंडिपेंडेंट, और अगर आपका एक जो चेयरमैन है वो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्रमोटर है तो हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। तो आपकी कॉम्पोजिशन बोर्ड डिपेंड किस पे करती है, चेयरमैन। नॉन एग्जीक्यूटिव तो 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज अ प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी, देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। देन उसके अलावा लिस्टेड कंपनी डज नॉट हैव द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन चेक कर लो। 1 अप्रैल 2019 से पहले 500 कंपनीज को एक वुमन डायरेक्टर की जरूरत थी। अब 2020 के बाद पहले 1000 कंपनीज में एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से 50% एग्जीक्यूटिव चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए। चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव तो 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव बट प्रमोटर है तो हाफ आपके इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और लिस्टेड कंपनी जहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वहाँ पे एटलीस्ट 1/2 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। देन मैक्सिमम एज ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 ईयर्स होना चाहिए, उसके ऊपर का चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही होगा। देन मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 4 बार होगी। 120 दिन का गैप 2 बोर्ड मीटिंग में नहीं चाहिए। साल भर में कितनी बार मिलेंगे, 4 बार। नाउ इनका कोरम, मीटिंग में कोरम कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो मीटिंग में कोरम प्रेजेंट होना चाहिए आपका वहां पे जितने भी आपके डायरेक्टर्स है उसका 1/3 और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर whichever is higher। तो 1/3 डायरेक्टर और द 3 डायरेक्टर whichever is higher। ना उसमें भी कंडीशन है क्या, 1/3 और 3 डायरेक्टर whichever is higher, एटलीस्ट 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये कोरम याद रहेगा। सर आई कैन से एज 1/3 और 3 whichever is higher, 1 independent। मॅक्झिमम 75 वर्षाच्या त्याच्यावरचे स्पेशल। नेक्स्ट की कंप्लायंस ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंप्लायंसेस क्या क्या है। अब पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट, आपने वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, देन उसके अलावा हाफ ईयरली एंड एनुअली कंप्लायंस देखे, तो वही सारे इनके कंप्लायंसेस है ना। periodically review of compliance report about all applicable laws of the listed company। क्या सारे लॉज आपने कंप्लाई किए कि नहीं, ये चेक करना काम किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ना कंप्लाई जो नहीं किए है उसके बारे में रिपोर्ट करना है, जो कंप्लाई किए उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे क्या, नहीं। Then satisfy itself that the plan plays for the succession of appointment of board of directors and the senior management, laid down the code of conduct for the member, recommend that all fees and compensation paid to the non-executive director, laid down the procedure in form for board of directors, responsible for framing, implementing and monitoring performance evaluation of independent director, specific part A
and chief executive officer shall provide a compliance officer in a part B of the schedule. तो आप लोगों को पहली चीज क्या याद रखनी है? compliance report. Okay, then appointment of board, code of conduct of member, code of conduct of members, code of conduct of members. बराबर. Decide fees of non-executive director. Decide the fees for non-executive director. Next, risk management. Performance evaluation of independent director. Performance evaluation of independent director. एक बार गो थ्रू करो तो बाद में अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे जाते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड कमिटी मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप. मैक्सिमम पहले 8 कंपनी में 2019 से पहले अलाउड था कि आप 8 कंपनी में एट टाइम डायरेक्टर रह सकते थे. अब वो लिमिट कम हो चुकी है और वो लिमिट आ चुकी है 7 में. तो मैक्सिमम आप 7 कंपनीज में क्या रह सकते हैं? डायरेक्टर रह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, एनी पर्सन सर्व मोर देन होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर. किसी कंपनी के आप फुल टाइम डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आप 3 डायरेक्टर्स तक रह सकते हो. 3 के ऊपर गए तो अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानेंगे. 7 के ऊपर गए तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा. तो डायरेक्टरशिप के लिए लिमिट कितनी है? 7. और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर की लिमिट कितनी है? 3. A director shall not be a member more than 10 committee as a chairman to act as a 5 committees across the listed company. जो डायरेक्टर है वो कमिटीज है ना, अलग अलग कमेटी, विजिल कमेटी है, देन उसके अलावा नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, इनका 10 कमेटी से ज़्यादा चेयरमैन नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप घर पे आराम से देख लो. ऑडिट कमेटी पे आ जाओ. ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी.
सारे ये आपण यस, ऑलरेडी अपन ने रेगुलर में करे हुए। ना ऑडिट कमेटी, मैं आपको बताता हूँ मेन काम क्या। ऑडिट कमेटी का काम है कि फाइनेंशियल ऑडिट करना, बराबर अकाउंटिंग करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इस पे ओपिनियन देना। दैट इज ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। ओके, इसमें कितने डायरेक्टर होने चाहिए? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 2/3 ऑफ देम आर शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। In case the listed company having the outstanding standing resolution committee, audit committee only comprise of 1 independent director. All the member of audit committee should be financially literate and at least 1 should be accounting related knowledge and expertise. But obviously audit committee accounts के बारे में knowledge होना जरूरी है। तो याद क्या रखने आपके, आप इसमें 3 लोग होने, उसमें 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एटलीस्ट एक को भी तो भी अकाउंटिंग का नॉलेज होना ही चाहिए। चेयरमैन कैसे रहेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही इसका चेयरमैन रहेगा। नो चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन प्रेजेंट रहेगा एनुअल जनरल मीटिंग में। अगर शेयर होल्डर ने कुछ डाउट पूछा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको आंसर कौन करेगा? चेयरमैन। नाउ इनकी मीटिंग कितनी होनी चाहिए? साल भर में 4 मीटिंग होनी चाहिए और 120 दिन के ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। मीटिंग में कोरम क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मीटिंग में कोरम एटलीस्ट 2 लोग और 1/3 व्हिचएवर इज हायर और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये है कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ओके, या जितने मेंबर्स है उसके 1/3 दोनों में से व्हिचएवर इज हायर। अब मुझे ये बताओ इनकी कमिटी में है लोग कितने? 3। अब ये 3 का 1/3 कितना हुआ? 1 बराबर, इसलिए दूसरा कंडीशन डाला हुआ है कि 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर कितना आएगा? 2। और वो दोनों भी कैसे नमूने रहेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसका मतलब कंपनी के बारे में ये गलत सलत कुछ भी रहेगा वो जो है वही बोलेंगे। इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे क्या? नहीं। क्लियर है? याद रहेगा? ओके, चलो रोल ऑफ ऑडिट कमेटी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्विकली इसको खत्म करो। ऑडिट कमेटी कितने डायरेक्टर होने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए। ना 3 में से आपका 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 1 फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही चेयरमैन रहेगा जो ऑडिट क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। साल भर में 4 बार मिलेंगे, 120 दिन का गैप रहेगा 2 मीटिंग में। आपका कोरम रहेगा 2 और 1/3 व्हिचएवर इज हायर और जो भी 2 रहेंगे वो भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। चलो एक बार गो थ्रू करो फटाफट। शॉर्ट नोट आएगा आपको लिखने के लिए, ऑडिट कमेटी पे शॉर्ट नोट लिखो तो ये पॉइंट लिख के आओगे काफी है। ये चैप्टर में ऐसे ट्रिकी वन, केस लॉज ऐसे कुछ भी नहीं, जो भी है डायरेक्ट क्वेश्चंस है। 10 मार्क का बैठे जी ये चैप्टर को। एक तो इवेंट बेस पे आएगा या एक आध तो आपको कमेटी पे आएगा कि कमेटी में नोट लिखो या इवेंट बेस पे नोट लिखो। एवढं मी काय नव्हतं वाटत, तोंडाने बोलल्यावरती अरे बस बस पढ़ दे
एवढ्या वेळ बोल ना नाही बोल बरं. एवढं काय नव्हतं वाटत आता पण बोलले तोंडाने काय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी किसको डायरेक्टर करके अपॉइंट करना है, किसको ऑडिटर करके अपॉइंट करना है, उसके लिए नॉमिनेट रिकमेंडेशन नॉमिनेशन कमेटी देती है और ये लोगों के रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है। Now the committee shall at least again a 3 director. All director of the committee are non-executive director and at least 5% of the director shall be the independent director. Now 2/3 of the nomination committee comprise of independent director. अगर आप audit committee का और remuneration committee का point देखोगे तो 2 point आपको common मिलेंगे। कौन सा? दोनों में at least 3 director होने चाहिए, दोनों में 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उसके अलावा एडिशनल पॉइंट क्या है, उन्होंने एडिशनल पॉइंट बोला है कि ऑल डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। देन चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ द कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर provided that the chairman of a listed entity whether executive or not may be appointed as a member of the committee, not chair as a committee. ना वहाँ पे इन्होंने बोला था इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी बोला उन्होंने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वहाँ पे वो कंपलसरी नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों चलेगा। ना ये साल भर में कितनी बार मिलेंगे, 21 बार मिलेंगे। ऑडिट कमेटी वाले 4 बार मिलेंगे। ना इनका एक्चुअली कोरम क्या है, तो वहाँ पे 1/3 और 2 विच एवर इज ग्रेटर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 1/3 विच एवर इज ग्रेटर 1 इंडिपेंडेंट, यानी वो सेम है, सिर्फ 2 की जगह 1 इंडिपेंडेंट है। कंपैरेटिव पढ़ोगे तो फटाफट हो जाएगा आपका। सो एक बार गो थ्रू करो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। देखो ये घर पे जाने की करने की चीज है ही नहीं, आपका बहुत सारा काम क्लास में ही खत्म हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐसा नहीं जरूरत। स्टेक होल्डर एंड रिलेशनशिप कमिटी, ये 2 देखेंगे देनी स्टूडेंट। द कमिटी शैल एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, अगेन द सेम, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ उसके अलावा इन केस लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर 2/3 ऑफ द स्टेक होल्डर हैज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे आपको क्या रखना है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 2/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा नहीं, सिर्फ डायरेक्टली बोल दिया 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाना चाहिए। देन उसके अलावा चेयरमैन ऑफ द कमिटी शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आप ऑडिट कमेटी का देखोगे तो वो फाइनेंशियल रिजल्ट प्रे करना इंडिपेंडेंट है, दूसरा वाला भी इंडिपेंडेंट है बट वो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चलेगा। तीसरा वाला जो है उन्होंने सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव बोला कि वहां पे चेयरमैन ऑफ द कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन उसके अलावा इसका काम क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग में आंसर करना सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए। नाउ ऑडिट मेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, इसमें कुछ है ही नहीं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है ना, तो इनकेस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए एक ही मीटिंग होता है, तो एक ही बार ये साल भर में एजीएम में मिलते और शेयर होल्डर का कोई डाउट वगैरह रहेगा तो रिजॉल्व करते। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल हैव द मिनिमम 3 मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट 1 शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वैसे तो कितने 3 है, अब 3 का आधा कितना होता है 1.5,
बट उन्होंने बोला कम से कम एक तो भी इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी तो उन्होंने बोला है मेजोरिटी ऑफ द देम शुड बी इंडिपेंडेंट, बट मिनिमम एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। देन उसके अलावा द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड कंपनी। पहले का इंडिपेंडेंट, दूसरे का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों चलेगा, तीसरे का नॉन एग्जीक्यूटिव और चौथा रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ना ये कितने मिलेंगे साल भर में 4 बार। वहां पे कितने मिल रहे थे आपके कोरम यानी जब ऑडिट मीटिंग थे 4 बार मिल रहे थे। देन नॉमिनेशन कमेटी, नॉमिनेशन के अलावा स्टेक होल्डर कमेटी साल भर में 1 बार, और ये कितने बार मिल रहे साल भर में 2 बार। नो इनका कमेटी का कोरम क्या था मीटिंग का 2/3 और 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, 2 इंडिपेंडेंट। दूसरे का भी सेम था 2 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। वापस कितना था 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, यहाँ कोरम था ही नहीं। और यहाँ पे भी देखो 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 1 शुड बी द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द अटेंडेंस। नाउ ये एक डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है कि नॉन इंडिपेंडेंट है उसकी जरूरत नहीं। ओके चलो इसका रिमेनिंग पार्ट जितना भी है विजिल मैकेनिज्म एंड ऑल दैट वो अपन कल वाले में देखेंगे।